हेलो एवरीवन, हिस्टोरियोग्राफी प्रेजेंट टारगेट यूपीएससी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये हमारे हिस्ट्री प्रोग्राम का क्लास नंबर 25 होगा, जिसमें हम प्रीवियस चैप्टर में जो हम कंटेंट देख रहे थे राष्ट्रकूटा एम्पायर, ओके, उसको कंटिन्यू रखते हुए लास्ट चैप्टर में जो हमने कवर किया था, जिसमें हमने राष्ट्रकूटास के ओरिजिन, देन देयर सोर्सेस थ्रू विच वी कम टू नो अबाउट द राष्ट्रकूटास, देन उनके पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में देखा, ओके। उसी चीज को अभी कंटिन्यू रखते हुए हम इस सेकंड चैप्टर में राष्ट्रकूटास के एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज इकोनॉमिक एंड रेवेन्यू सिस्टम एज वेल एज देयर सोसाइटी, ओके, इनके बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आज अवेलेबल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर, ओके। राष्ट्रकूट एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राष्ट्रकूट एम्पायर, ओके। सो the monarch, okay, the monarch in Rashtrakuta empire plays a pivotal role, okay। जो monarch थे राष्ट्रकूट एम्पायर में, okay, जो monarch होंगे वो क्या होंगे, सबसे मेन रहेंगे किंग, ओके, जिन्हें हम किंग कहते हैं वे सबसे मेन रहेंगे। वहां से हमें ऐसा दिखता है कि पूरी पावर डाइल्यूट होंगी, ओके। जो सबऑर्डिनेट फ्यूडल लॉर्ड्स को जाएंगी, जो उनका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का डिवीजन हुआ है वहां पर फॉरवर्ड होंगी। मतलब मेन पावर जो है वो किसके पास है, राजा के पास। वहां से फिर पावर हमें डिवाइड होते हुए दिखेंगे, ओके। एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, और राष्ट्रकूटास के रिलेटेड में या फिर और भी जो मिडिवल किंगडम हम देखेंगे उसके रिलेटेड एक चीज आपने याद रखना, वो ये कि जो मिडिवल इंडिया में जितने भी हमें एम्पायर राइज होते हुए दिखेंगे, जो भी कुछ एम्पायर राइज होते हुए दिखेंगे, दे वेयर हाईली अंडर अ सिंगल सिस्टम। सिंगल सिस्टम कौन से, दे वेयर हाईली मोनार्च एंड फ्यूडल administrative structure, they are in highly monarch and feudal administrative structure, okay, जिसे हम decentralized form of governance भी कहेंगे, okay। जो decentralized form of government हमें कब दिखता है, ये जो transition phase होगा from ancient to the medieval India, वहां पर जितने भी ये empire rise होंगे वो सब empire हमें दिखेंगे। वहां पर king तो रहेंगे ही अपनी central authority उन पर impose करने के लिए, but king इन्होंने जो है अपने जो कुछ क्या कहेंगे हम पावर, या फिर उससे अच्छा कहेंगे अपने जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो थी वो उन्होंने फॉरवर्ड की है। किसको फॉरवर्ड की है, उन्होंने लोकल जो लॉर्ड होंगे, स्मॉल पिटी लॉर्ड्स कहेंगे या फिर हम फ्यूडल लॉर्ड्स कहेंगे, उनको उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉरवर्ड की है। जिसमें हमें दिखता है कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे उनको दो इंपॉर्टेंट जॉब्स, ओके, दो इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करनी थी ऑन अकाउंट्स ऑफ किंग और हिज अथॉरिटी। एक तो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ओके, एक तो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, एंड सेकंड इज रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन फॉर विच दे अपॉइंटेड सेपरेट ऑफिशियल्स, ओके। उनके बारे में भी हम देखेंगे कि ऑफिशियल्स कौन थे, उनका नाम क्या था, ओके। सो फ्यूडल लॉर्ड्स का मेन काम क्या था कि जो राजा ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, दी है उसमें उनको लॉ एंड ऑर्डर एज वेल एज रेवेन्यू कलेक्शन करना था, ओके। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी, और यही टाइप का स्ट्रक्चर हमें मैक्सिमम मिडिवल किंगडम्स में दिखेगा, ओके। यहां तक कुछ प्रॉब्लम, ओके। देन अगर हम फॉरवर्ड देखें, ओके, सो मोनार्च, ओके, मोनार्च ये जो रहेंगे ये तो जो एम्पायर रहेगा उसको रूल करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट जो चीज हमें देखनी है वो देखना है एम्पायर का डिवीजन कैसे हुआ है। राष्ट्रकूटा जो एक एम्पायर था उसका फर्दर डिवीजन हुआ होगा, ओके। सो हमें अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस व्हिच वी हैव, फ्रॉम व्हिच वी कंक्लूडेड दैट एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू राष्ट्र, ओके। राष्ट्रकूटा एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू राष्ट्र, राष्ट्र were further divided into विषया, विषया were further divided into भुक्तिस, भुक्ति या फिर उसे हम भोग भी कहते हैं, भोग, भुक्ति या फिर भोग, where the भोग और भुक्तिस were further divided into group of villages, group of villages, ओके, ग्रुप ऑफ विलेजेस जो कि रहते थे 50 to 70 विलेजेस, ओके। 50 to 70 विलेज कहेंगे, उनका एक ग्रुप रहेगा, वो ग्रुप पर ये अथॉरिटी इंपोज करते थे जो उस लेवल के वहां की उनकी जो कमिटी होगी, टाउन कमिटी, टाउन कहेंगे हम इसे, टाउन। एंड देन देयर इज एन इंडिविजुअल विलेज,
ओके, देन देयर इज इंडिविजुअल विलेज, या फिर हम कहेंगे भुक्ति को ही हम ग्रुप ऑफ विलेजेस कहेंगे। ओके, भुक्ति को ही हम ग्रुप ऑफ विलेजेस कहेंगे। और जो सबसे लास्ट था, जो ग्राउंड लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हमें कहाँ पे दिखता है? विलेजेस में दिखता है। ये हमें क्लियर होना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट, जैसे कि हमने देखा एम्पायर का हेड कौन है? मोनार्च, जो राजा, जो किंग रहेंगे। ओके, वे एम्पायर को लीड करेंगे। देन नेक्स्ट, राष्ट्र वे पुट अंडर द राष्ट्रपति, जो गवर्नर थे। ओके, जो गवर्नर थे उनको राष्ट्रपति कहा जाता था उस वक्त। सो राष्ट्र जो थे वे किसके अंडर रखे गए थे? राष्ट्रपति, जिनको हम हमारी आज मॉडर्न लैंग्वेज में कहेंगे गवर्नर। ओके, दे हैव रिस्पांसिबिलिटी टू ओवरलुक ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर टेरिटरी व्हिच वर असाइन्ड टू देम बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। ओके, देन नेक्स्ट, विषया, विषया, ओके, विषया वेर ओवरलुक्ड बाय द विषयापति, विषया पति। ओके, विषयापति को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि विषया, ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, ओके, विषया जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखना आपकी जिम्मेदारी है। किसकी? विषयापति की। ओके, देन नेक्स्ट, विषया वेर फर्दर डिवाइडेड इनटू भुक्तिस या फिर भोगा व्हिच वेर अंडर द भोगपति, which were under the भोगपति। ओके, भोगपति, इनका काम सेम, भोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था वहां पर जितने भी फंक्शंस होंगे उनको परफॉर्म करना। ओके, ये एक चीज हो गई। देन नेक्स्ट हमें विलेजेस लेवल पर दिखते हैं कि विलेजेस में एडमिनिस्ट्रेशन देखने का काम किसका था? विलेज हेडमैन। ओके, विलेज हेडमैन। और विलेज हेडमैन को क्या कहा जाता था? ग्राम महाजन, ग्राम महाजन या फिर ग्राम महतारा, ग्राम महतारा। ओके, ग्राम महाजन या फिर ग्राम महतारा, ऐसा कहा जाता था उन लोगों को जो लोग विलेज एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। ओके, यहां तक क्लियर हो गया हमें। देन नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, हमें ऐसा दिखता है कि देयर वाज अ बॉडी ऑफ, क्या कहेंगे, पीपल, अ बॉडी ऑफ अ पीपल टू असिस्ट गवर्नर ऑफ राष्ट्र एंड विषया। अब ये गवर्नर ही कहेंगे हम, राष्ट्रपति जो है वो गवर्नर है, जो गवर्न कर रहे हैं राष्ट्र इस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को। विषयापति ये भी एक गवर्नर ही है एक प्रकार के, जो गवर्न कर रहे हैं विषया इस ब्लॉक को। अब इनको असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल दी गई थी, जो कुछ लोगों की काउंसिल थी। उस काउंसिल को क्या कहा जाता था? यहाँ पर जो लोग, जो काउंसिल राष्ट्र पर, राष्ट्रपति इनको असिस्ट करती थी, उन्हें राष्ट्र महतारा ऐसा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राष्ट्र महतारा, राष्ट्र महतारास। ओके, देन जो लोग, ओके, जो लोग विषयापति इनको कंसल्ट करते थे, मतलब इनको एडवाइस करते थे, उनको विषया महतारा ऐसा कहा जाता था, विषया महतारा ऐसा कहा जाता था। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। राष्ट्र वेर अंडर राष्ट्रपति, विषया वेर अंडर विषयापति, भुक्ति या फिर भोग अंडर भोगपति, एंड देन देयर इज विलेज, ओके, व्हिच इज द ग्राउंड लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। जो सबसे ग्राउंड लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन हमें दिखता है वो दिखता है विषया, विलेज, विलेज वेर अंडर द विलेज हेडमैन, विलेज हेडमैन। विलेज हेडमैन को किस नाम से जाना जाता था? ग्राम महाजन या फिर ग्राम महतारा। ये हमें क्लियर होना चाहिए, एक चीज हो गई। देन नेक्स्ट हमें ऐसा दिखता है कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल या फिर कहेंगे हम बॉडी थी पीपल की, जो असिस्ट करती थी इन राष्ट्रपति या फिर विषयापति को, उनको किस नाम से जाना जाता था? राष्ट्र महतारा या फिर विषया महतारा, इस नाम से जाना जाता था। यहां तक क्लियर हो गया हमें। ओके, देन नेक्स्ट हमें एक और एंगल दिखता है, एक और तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन दिखता है। कहां पर? इन क्या कहेंगे, राष्ट्रकूटाज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। कौन सा दिखता है वो? हमें दो कमिटीज दिखती है, हमें कमिटीज दिखती है, कमिटीज। ओके, कमिटीज दिखती है हमें दो। उन दो कमिटीज में एक कमेटी है विलेज कमेटी, एक कमेटी है विलेज कमेटी। ओके, सेकंड कमेटी है टाउन कमेटी, सेकंड वन इज टाउन कमेटी। ओके, दिस विलेज कमेटी एंड टाउन कमेटी रिस्पेक्टिवली परफॉर्म दी क्या कहेंगे फंक्शन, और दे टेकन केयर ऑफ द ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रॉब्लम व्हिच वर फेस्ड बाय द पीपल हु वर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। ओके, विलेज लेवल पर जैसे गांव,
गांव में हमें पता है स्कूल रहेंगी, गांव में हमें पता है टैंक रहेंगे, पब्लिक बाथ्स रहेंगे, जितने भी पब्लिक एमिनिटीज थी उन पब्लिक एमिनिटीज को टेक केयर करना, उन पब्लिक एमिनिटीज पर अपना मतलब क्या कहेंगे, एक उनका टेकन केयर करना, उनको अच्छे कंडीशन में रखना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी विलेज कमिटी इनकी थी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी विलेज कमेटी की। विलेज कमेटी कंसिस्ट ऑफ द पीपल, कंसिस्ट ऑफ पीपल, जिसमें हमें दिखेंगे ग्राम महाजन, ग्राम मतारा, ये तो थे ही, हमें पंचायत जैसे मतलब गांव के जितने भी एल्डरली पीपल थे ना, दे वेयर पार्ट ऑफ दिस एल्डर पीपल, ओके, एल्डर पीपल, दे वेयर पार्ट ऑफ द committee, which village committee, okay, who overlook all the problems which were faced by the local people who are living in the village। ये क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट हमें दिखता है कि टाउन कमेटी, टाउन कमेटी के जो मेंबर्स थे, ओके, टाउन कमेटी के जो मेंबर थे वो मेंबर कहाँ से थे, वो मेंबर थे जो गाइल्ड्स के हेड होंगे, जो प्रेसिडेंट होंगे गाइल्ड के। गाइल्ड मतलब कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन किसका था, जितने भी ट्रेडर रहते थे, ट्रेडर अपनी एक एसोसिएशन फॉर्म करेंगे, उस एसोसिएशन को गाइल्ड कहा जाता था। उस गाइल्ड के जितने भी चेयरपर्सन थे, ऐसे मल्टीपल गाइड्स होंगे, उन मल्टीपल गाइड्स के चेयरपर्सन की बॉडी जो थी उसको टाउन कमेटी कहा जाता था, जो टाउन के अंदर जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने रहते थे वे उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। याद रखिए, कौन लेगा डिसीजन, जो टाउन लेवल का ऑफिशियल रहेगा, बट उनको असिस्ट करना, उनको एडवाइस देना, ये किसका काम था, टाउन लेवल की कमेटी का। ओके, ग्राम मतारा, ग्राम महाजन, इनको अपने डिसीजन लेने में एडवाइस करने का काम किसका था, विलेज कमेटी का था। समझ गए, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी तो ग्राम महाजन ही है, जो ग्राउंड लेवल पर काम करेंगे, या फिर ग्राम मतारा है वही ग्राउंड लेवल पर डिसीजन लेंगे, बट उनको असिस्ट कौन करेंगे, ये कौन, विलेज कमेटी। ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए, एक ये चीज हो गई। ओके, देन नेक्स्ट जो लॉ एंड ऑर्डर था, ओके, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन का काम तो हमें पता है फ्यूडल लॉर्ड्स को दिया गया था, बट फ्यूडल लॉर्ड्स वो काम जो था लॉ एंड ऑर्डर इंपोज करने का, वे एक ऑफिशियल से परफॉर्म करते थे। ओके, एक ऑफिशियल थे, वो ऑफिशियल के थ्रू वो लॉ एंड ऑर्डर इंपोज करने का काम करते थे, उनको कहा जाता था कोतवाल। ओके, द ऑफिशियल, ओके, द ऑफिशियल who used to perform this duty of maintaining law and order were known by the name of कोतवाला या फिर कोष्टपाला, या फिर कोष्टपाला, कोष्टपाला भी कहते थे उन्हें, या फिर कोतवाला कहते थे, कोष्टपाला, कोष्टपाला या फिर कोतवाला, इस नाम से जाना जाता था। ये क्लियर हो गया हमें। देन नेक्स्ट, रेवेन्यू जो कलेक्शन करते थे, ओके, रेवेन्यू कलेक्शन करने में दो ऑफिशियल्स मेन रोल प्ले करते थे, एक नाद गौंडास, ओके, दो ऑफिशियल्स थे, या फिर हम कहेंगे जो रेवेन्यू कलेक्शन करने वाले ऑफिशियल्स जो थे उनको किस नाम से जाना जाता था, नाद गौंडास, या फिर उन्हें देशा ग्रामुक्तास, ओके, नाद गौंडास या फिर देशा ग्रामुक्तास, ये ऑफिशियल्स थे। इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, उनको रेवेन्यू कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी बाय द फ्यूडल लॉर्ड और मे बी बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। किंग खुद ही उन्हें अपॉइंट करेंगे या फिर प्रोविंशियल गवर्नर उन्हें अपॉइंट करेंगे, बट द पीपल हु यूज्ड टू कलेक्ट दिस टैक्स वेर नोन बाय द नेम ऑफ नाद गौंडास एंड देश ग्रामुक्तास। ये क्लियर हो गया हमें। ओके, सो ये था कुछ ओवरऑल राष्ट्रकूटास के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ओके, देन नेक्स्ट जो हमें देखना है वह देखना है राष्ट्रकूटास के इकोनॉमी के बारे में। ओके, तो जैसे कि हमें पता है राष्ट्रकूटास जो थे, ओके, वे एक ट्रांजिशन फेज में इंडिया के सदर्न पार्ट पर रूल कर चुके थे। ओके, रूल कर चुके हैं। जो ट्रांजिशन फेज है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम 800 टू 1000, हम कहेंगे 800 टू 950 और 1000 एडी। ओके, ये पीरियड कहेंगे। तो उस वक्त इकोनॉमी में हमें दिखता है कि जो ये थे राष्ट्रकूटा, ओके, राष्ट्रकूट, ये जो राष्ट्रकूट थे इन्होंने ट्रेड पर बहुत ज्यादा फोकस किया। ओके, ट्रेड को बहुत ज्यादा इन्होंने फोकस किया, ट्रेड को इन्होंने प्रमोट किया, ट्रेड को इन्होंने प्रमोट किया, स्पेसिफिकली उन्होंने फॉरेन ट्रेड को प्रमोट किया, उन्होंने फॉरेन ट्रेड को प्रमोट किया। और इसमें हमें दिखता है कि जो राष्ट्रकूटास थे वो मेनली इंगेज थे अरब ट्रेडर्स के साथ।
वो मेनली एंगेज थे अरब ट्रेडर्स के साथ। अरब ट्रेडर जो इंडिया में आते थे, ओके, इंडिया के साथ ट्रेड करते थे। यही फेज है, देखिए राष्ट्रकूटास का ही फेज है जब हमें पता चलता है कि अरब ट्रेडर इंडिया में आएंगे। राष्ट्रकूटा स्पेसिफिकली हम कहेंगे राष्ट्रकूटा के एम्पायर में आए, वहां पर उन्होंने ट्रेड किया, वहां पर अरब का कांटेक्ट जब राष्ट्रकूटास के साथ हुआ तो वहां पे हमें पता है कल्चरल एक्सचेंज भी होगा। देखिए अगर कोई न्यू कल्चर, दो न्यू कल्चर अगर एक दूसरे को मिलेंगे तो ऑब्वियसली दे विल शेयर देयर कल्चरल वैल्यू और कल्चरल स्पीयर, तो वहां पे कल्चरल एक्सचेंज होगा। तो वहां पे हमें कल्चरल एक्सचेंज होते हुए दिख रहा है, कहां पर, ड्यूरिंग राष्ट्रकूटास पीरियड, कहां पर, दक्षिणी इंडिया में। तो हमें दिखता है कि अरब ट्रेडर जो थे वे उनके साथ मुस्लिम धर्म की प्रैक्टिसेस इंडिया में लेकर आए, ओके, मुस्लिम रिलीजन की प्रैक्टिसेस इंडिया में लेकर आए। यही नहीं, वे इंडिया में आके सेटल हुए। कौन? अरब ट्रेडर। राष्ट्रकूटा हम स्पेसिफिकली हम कहेंगे जो राष्ट्रकूटास की टेरिटरी थी, वो राष्ट्रकूटा की टेरिटरी में वो सेटल हुए। वहां पे उन्होंने सेटलमेंट एस्टैब्लिश की। दे डिड नॉट ओनली एस्टैब्लिश देयर सेटलमेंट देयर, बट दे वर आल्सो अलाउड टू परफॉर्म देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिस थी, ओके, रिलीजियस प्रैक्टिसेस वो परफॉर्म करने के लिए खुद राष्ट्रकूट राजाओं ने उनको परमिशन दी गई थी। इससे हमें एक चीज तो पता चलती है कि वो वहां पर आए, वहां पर उन्होंने मस्जिदें एस्टैब्लिश की उनकी, ओके, कब? राष्ट्रकूटा के दौरान, ओके। वहां पर उन्होंने उनका रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस है उसको प्रीच किया, उन्होंने उनका रिलीजन प्रोपोगेट किया, ओके, उन्होंने रिलीजन प्रीच किया उनका वहां पे, ये हमें पता चलता है बाय देयर रिलीजियस हेड जो है उनके रिस्पेक्टिव। तो यहाँ पे एक चीज हमें यह भी पता चलती है कि जो राष्ट्रकूटास जो थे वे बहुत ही टॉलरेंट थे, ओके, वे बहुत ही टॉलरेंट थे। उनका टॉलरेंस था, मतलब हर रिलीजन को वो इक्वल देखते थे, ओके। वे खुद क्या कहेंगे, शैविज्म और जैविज्म को फॉलो करते थे। इसमें हम सोशल पॉइंट को भी कवर कर लेंगे, ओके। उनका जो सोशल स्फीयर था इसको भी यहीं पर ही कवर कर लेंगे हम, ओके। सो जो सोशल स्फीयर था किसका? राष्ट्रकूटास के दौरान हमें दिखता है कि वे शैविज्म और जैनिज्म को फॉलो करते थे, ओके। शैविज्म एंड शैविज्म एंड वैष्णविज्म को फॉलो करते थे। मींस ये दोनों भी भक्ति कल्ट थे, ओके, ये हिंदू धर्म का एक पार्ट थे, भक्ति कल्ट का एक पार्ट थे। तो हमें पता है कि जो भी राष्ट्रकूटास राजा थे वे शैविज्म और वैष्णविज्म को फॉलो करते थे, ओके। और एक राजा मतलब अमोघवर्ष, हमें पता है वे जैनिज्म को फॉलो करते थे। देन नेक्स्ट इन्हीं राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा मुस्लिम ट्रेडर्स जो थे, मुस्लिम ट्रेडर्स, ओके, जिन्हें हम अरब ट्रेडर भी कहेंगे, उनको भी उनकी रिलीजियस फ्रीडम दी गई। यहाँ पर हमें उनके द्वारा इक्वल ट्रीटमेंट दिख रहा है हर रिलीजन को हमें इक्वल ट्रीटमेंट दिख रहा है। किनके वक्त? राष्ट्रकूटास के वक्त। तो ये उनका रिलीजियस टॉलरेंस हमें शो करता है। देन नेक्स्ट सेकंड सोशल कंडीशन की अगर हम बात करें तो हमें दिखता है कि वुमन की पोजीशन अच्छी थी, ओके, पोजीशन ऑफ वुमन, ओके, वाज गुड। पोजीशन ऑफ वुमन वाज गुड। जो रॉयल वुमेन थी, ओके, रॉयल वुमेन कहेंगे स्पेसिफिकली हम, रॉयल वुमेन अटेंड द कोर्ट ड्यूरिंग द फेस्टिवल। अगर कोई फेस्टिवल रहा, फेस्टिवल का एक फंक्शन रहता है कोर्ट में, तो उस फेस्टिवल के फंक्शन को रॉयल वुमेन अटेंड करती थी, ऐसा अरब ट्रेडर्स द्वारा लिखा गया है। यही नहीं, इसके साथ उन्होंने और एक चीज लिखी, और वो चीज इंपॉर्टेंट है, दैट दोज royal ladies, okay, they do not cover their faces, okay, cover face, ओके, वे उनके चेहरे पर पर्दा नहीं रखते थे, कवर फेस नहीं करते थे, और वो राज दरबार में आते थे। ऐसा अरब ट्रेडर्स जो थे उन्होंने अपने अकाउंट जो है उसमें लिख कर रखा है, ओके। देखो अरब ट्रेडर्स के अकाउंट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हमें राष्ट्रकूटास के हिस्ट्री के बारे में, ओके। तो वहां से हमें पता चलता है कि वे खुद वैष्णविज्म को फॉलो करते थे, जैनिज्म को फॉलो करते थे, बट उनके द्वारा हमें मतलब कौन कि जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे, जो अरब ट्रेडर थे, उनको वहां पर आके अपनी एक सेटलमेंट एस्टैब्लिश करने की परमिशन मिल गई। वहां पर उन्होंने देखा कि सोसाइटी कंटेम्प्रेरी कैसी है, महिलाओं को कैसे वहां पर मतलब क्या ट्रीट किया जा रहा है, तो महिलाओं की पोजीशन अच्छी दिखती है। उसमें उन्होंने रॉयल वुमन जो थे उनका स्पेसिफिकली मेंशन किया कि किस तरह रॉयल वुमन जो थे वो कोर्ट अटेंड करती थी, ओके, फेस्टिवल के ओकेजन पर। उसके बाद रॉयल वुमेन्स जो थे वे फेस कवर नहीं करती थी, ये भी हमें पता चलता है। कहां पर?
सब अरब ट्रेडर्स इनके द्वारा लिखे गए लिटरेरी सोर्सेस पर। ओके, तो ये थी इंफॉर्मेशन कुछ उनके इकोनॉमी एंड सोशल कंडीशन के बारे में। सो ओवरऑल हमने राष्ट्रकूटाज एम्पायर में जो देखा वो उनके पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा राष्ट्रकूटाज इनके ओरिजिन के बारे में। देन नेक्स्ट हमने देखा राष्ट्रकूटाज इनके पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने उनकी क्रोनोलॉजिकली देखा कौन से राजा थे। देन नेक्स्ट जो हमने देखा वह देखा उनके इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन के बारे में। सो ये थी इंफॉर्मेशन राष्ट्रकूटाज इनके बारे में। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वह होंगे ये प्रतिहारा डायनेस्टी के बारे में। ओके, अभी हमने राष्ट्रकूटाज के बारे में देखा, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रतिहारा डायनेस्टी के बारे में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।